कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर के बाद हैलट अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदार शव ले गए। विकास दुबे का भैरव घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में विकास दुबे की पत्नी और बेटा शामिल हुए। कानपुर में विकास दुबे के अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया कर्मियों पर भड़की विकास की पत्नी रिचा। उसने मीडिया कर्मियों को खूब खरी खोटी सुनाई। भद्दी भद्दी गालियां देकर कहा, सबका हिसाब करूंगी। दूर से ही मीडिया कर्मियों को भला बुरा कहती रही रिचा। एसटीएफ ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर दी बड़ी जानकारी। जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। विकास ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश। कानपुर मुठभेड़ का मुख्य गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था। दरअसल यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, विकास ने पुलिस से पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में विकास जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद विकास की मां का बयान सामने आया। विकास की मां का कहना है कि वो कानपुर नहीं जाना चाहती है। साथ ही कहा कि हत्यारे का चेहरा नहीं देखना चाहती। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की। ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही लिखा कि शहीदों के परिवार को इंसाफ के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। ट्वीट किया है कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। ट्वीट में लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। वहीं विकास के एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कानपुर कांड में शहीद हुए शिवराजपुर थाने के दारोगा महेश चंद्र यादव के बेटे ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। कहा है कि पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि और कोई विकास दुबे पैदा न हो सके। इसके साथ ही घटना में शामिल उन लोगों का भी पता लगना चाहिए जिन लोगों ने फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने में विकास दुबे की मदद की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीदों के परिजनों ने राहत की सांस ली। प्रयागराज के रहने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के परिवार वालों ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर संतोष जताया है, लेकिन वो अभी विकास दुबे के मददगारों का पता लगाकर उनको भी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करने अधिकारी उनके घर पहुंच रहे हैं। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक शहीद दारोगा महेश चंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्होंने जरूरी दस्तावेज सौंपे। साथ ही उनसे विकास दुबे के एनकाउंटर किए जाने की जानकारी भी दी। विकास के अंत के बाद शहीदों के परिजनों में खुशी देखने को मिली। बिकरू गांव के लोगों ने भी मिठाई बांटी। कहा, आजाद महसूस कर रहे हैं, आतंक के युग का अंत हो गया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे। कानपुर में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनकाउंटर का ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। तहसीन पुनेवाला की तरफ से एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस शिकायत में गैंगस्टर विकास दुबे ने के एनकाउंटर के अलावा उसके 5 साथियों के मारे जाने की बात शामिल की गई है। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया और कहा कि ये विश्व की सुरक्षा का नींव है जो रीवा में रखा गया है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता में इसका अहम योगदान होगा। सीआईएससी ने आज तय समय के मुताबिक आईसीएसई 10वीं और आईएससी
12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। आईसीएसई में 99.33% स्टूडेंट्स और आईएससी में 96.84% स्टूडेंट पास हुए। इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी यूनिक आईडी के मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ सोनिया गांधी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक ही करने वाली हैं। आर्थिक हालात को और कोरोना को लेकर बैठक जो है वो होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,93,802 पर पहुंच चुकी है। अब तक 21,604 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के 2,76,682 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से 4,95,515 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से 21,604 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 2,089 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,09,140 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 2,468 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक 84,694 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 3,300 मरीजों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। यूपी में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। यूपी में अब तक कोरोना से 889 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गनीमत की बात यह है कि 21,787 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में अगर बात करें तो 1,347 मरीज सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा से फैलने वाले कोरोना वायरस की इस संभावना को स्वीकार किया है। इसे लेकर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि कोरोना हवा में फैल सकता है, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी इस संभावना को स्वीकार कर लिया। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसा कुछ शर्तों में हो सकता है। बोलीविया के अंतरिम राष्ट्रपति जिनिन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिनिन ने कहा है कि वो आइसोलेशन में रहते हुए भी अपना काम जारी रखेंगी। बोलीविया में अब तक 43,000 से ज्यादा कोविड-19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जे बोल्सोनारो और अमेरिका के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यूपी में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये बंदिश शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के आदेश जो है जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। मास्क नहीं पहनने पर 100 की जगह 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी में लॉकडाउन के दौरान सभी ऑफिस, शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाएं प्रदेश में पूरी तरह से बंद रहेंगी। हवाई सेवा के जरिए आने जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन है, जिसमें यूपी में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार से सभी शराब की दुकानें जो है वो बंद रहने वाली हैं। यूपी के सभी जिले में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जगह जगह भीड़ लगाकर खरीदारी करते देखे गए। दरअसल लोगों को इस बात का डर है कि कोरोना संकट के बीच कहीं फिर से लॉकडाउन को आगे न बढ़ा दिया जाए। मौसम विभाग ने बिहार समेत कई अन्य राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश के अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 11 जुलाई को सिक्किम, असम और मेघालय में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। असम में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कि 11,600 और लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ की चपेट में 12 जिले आ चुके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,82,583 हो गई है, जबकि भूस्खलन के कारण 64 लोगों की मौत भी हुई है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लगातार स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सीएम के निर्देश पर मीडिया सलाहकार ने प्रदेश भर में स्वरोजगार यात्रा की, जहां उन्होंने पहाड़ में किस तरह से किसान सेब समेत तमाम फायदा पहुंचाने वाली फसल उगा रहे हैं और स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका जायजा लिया। साथ ही लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। देहरादून में बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 15 जुलाई से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयर इंडिया के चेयरमैन से बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 15 जुलाई से हवाई सेवा शुरू करने के लिए कहा, जिस पर एयर इंडिया की तरफ से सहमति जता दी गई। आपको बता दें, हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेंगी। केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य के अंदर बने सामान को प्रयोग में लाने की बात कही है। वहीं यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक का कहना है कि सरकार से मिलने वाले हर आदेश का पालन किया जाएगा। हालांकि यूपीसीएल चाइना से कोई सामान सीधा नहीं खरीदता, पर ज्यादातर सामानों में चाइना की छाप नजर आती है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। परीक्षा के 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा।